आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले देखो सिंपल जो भाग होता है उसको पहले समझो। मान लो कोई संख्या है 66, इसमें 8 से भाग दे रहे हो तो 8 से कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। 6 में से 4 गया, 2 ये बचा। देखो क्या क्या बच रहा है, 2 शेष बचा ना। क्या बचा? 2 शेष। बोलना तो नहीं सीखो तुम लोग। और ये क्या हमारा आता है? भागफल। क्या बोलते हैं? भाग्यफल। भागफल, भाग्यफल नहीं। और ये क्या कहलाता है? भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। और ये क्या कहलाता है? भाजक। भाजक। चलो एक भाग तो ये देख लिए, एक और देखो। 9 दूना 18, ज्यादा हो जा रहा तो एक बार में काटो। 9 का 9 बचेगा कितना? 8 शेष बचेगा ना। हाँ, ऐसे ही 8 से 2 तुम 12 में, 8 एकम 8 बचेगा कितना? 4। ऐसे ही 9 से 2 तुम 81 में, ना 9 81 कट गया, माने क्या बचा यहाँ? शून्य। 0। वेरी गुड। 7 तो 8 है 56, यहाँ भी क्या बचा? शून्य। अब देखो इस हर कंडीशन में क्या हो रहा है, या तो शेष बच रहा है या तो शेष नहीं बच रहा, 0 हो जा रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं हम? भाजक। भाजक बोलते हैं। हमेशा दोनों का रिलेशन देखो, दोनों का, किसी में भी, चाहे इसमें ही हुआ चाहे किसी में भी, शेषफल हमेशा क्या हो रहा है? जो हमारा भाजक है उससे कितना आ रहा है? छोटा आ रहा है। या तो कम आएगा या तो 0 आएगा। ध्यान दिया, हम लोगों ने ऐसे सवाल किए थे, इसका उत्तर भी हम लोग जांचते थे। कौन सा सूत्र था हमारा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हाँ, भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। मानते थे ना। और ध्यान देना, जो हमारा भाजक है क्या है? भाजक ये क्या है? शेषफल से क्या है? बड़ा। शेषफल से बड़ा है। और शेषफल क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता। ध्यान देना, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा कोई अंक होगा। लेकिन साथ ही साथ हमेशा जो हमारा भाजक है, भाजक से शेषफल क्या होगा? छोटा ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? हमेशा देखो जो हमारा शेषफल है वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ी कोई संख्या आएगी। यानी 0 के बराबर भी हो सकता है शेषफल, या 0 से बड़ा भी हो सकता है। जिससे 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखो भाग पढ़े हो ना सब लोग? भाग पढ़ा है हर कोई। अब इसमें देखो ये जो बीच की संख्या यानी जिसको भाग देना है उसे भाज्य बोलते हैं। आज जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक बोलते हैं। और जितनी बार में कटता है उसको क्या बोला जाता है? भाग्यफल। भागफल। भाग्यफल नहीं, भागफल। और उसके बाद से काटने पीटने के बाद जो बच जाता है उसी को क्या बोला जाता है? शेषफल बोला जाता है। तो शेषफल कभी 1 2 3 4 5 6 ऊपर भी आ सकता है या 0 आ सकता है। 0 से कम नहीं आएगा, 0 से कम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। एक रिलेशन और बन रहा है, या एक चीज और भी नोटिस करो तुम लोग कि हमेशा जो हमारा भाजक है यानी जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक शेषफल से हमेशा बड़ा रहता है, छोटा नहीं रहता। जैसे 9 है तो 8 आएगा, अधिकतम 8 आएगा। अगर 9 आ गया तो क्या होगा? 9 आया तो खुद 9 से कट नहीं जा रहा है, 0 के बराबर हो जाएगा। तो या तो उससे कम रहेगा या तो 0 रहेगा। ध्यान देना ये चीजें जो हम बता रहे हैं तुमको, यानी शेषफल क्या हो सकता है? 0 के बराबर। देखो ऐसे लगा के, अगर ऐसे लगाया है, बराबर का चिन्ह ये होता है ना और बड़े का चिन्ह ये होता है। लेकिन अगर इन दोनों में केवल इसका एगो मिला दिया जाए, यानी बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी शेषफल जो है वो हमारा या तो 0 होगा यानी 0 के बराबर भी होगा, या तो 0 से बड़ा होगा। 1 2 3 4, ठीक। लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन और भी है कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे शेषफल हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, छोटा ही होगा। यानी जो हमारा भाजक है उससे शेषफल क्या होगा? छोटा ही होगा। ठीक है। और ये सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारा भाज्य होता है यानी
जिसे हम भाग देते हैं वो भाज्य किसके बराबर होता है? भाजक। जिसे भाग दिया जा रहा है उसमें अगर भागफल का गुणा कर दिया जाए और गुणा करने के बाद शेषफल जोड़ दिया जाए तो हमारी संख्या आ जाएगी। जैसे 66 है, क्या सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाजक गुणे भागफल, भाजक हमारा कितना है? 8 और भागफल कितना है? 8। और इसमें शेषफल को क्या करना है? जोड़ना है। शेषफल हमारा कितना है? 2। 8 8 64 और प्लस 2। देखो 66 आया कि नहीं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो भाज्य के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है? समझ में आया? अब इसी चीज को यूक्लिड जी क्या कहते हैं? यूक्लिड एक गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। तो उन्होंने अपने नियम में या अपने तरीके से इन्होंने इस चीज को कैसे बताया, देखो। ठीक है, तो चलो देखो, जैसा कि हमारा फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। आता है ना? यूक्लिड जी क्या कहते हैं कि अगर कोई दो संख्या धन पूर्णांक ऐसे दिए हों ए और बी, जिनका रिलेशन किस प्रकार से हो, कोई दो संख्या ए और बी दिए हो जिसमें से ए बड़ा हो किससे? बी से। ए क्या हो? बी से बड़ा हो। तब एक रूल उन्होंने बनाया कि ए बराबर क्या होगा? बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू और आर भी दोनों धन पूर्णांक ही है। और क्यू और आर का मतलब क्या है? हमने यहाँ से ये नियम पढ़ा है ना, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ए को हम भाज्य मान रहे हैं और बी को भाजक मान रहे हैं, तो क्यू हमारा क्या है? क्यू हमारा क्या है? भागफल है। और आर क्या है? शेषफल है ना। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो जीरो की वैल्यू है वो या तो आर के बराबर आर माने शेषफल के बराबर होगी या शेषफल से अधिक होगी, सॉरी, या तो जो आर है जो हमारा शेषफल है, सॉरी ऐसे समझो, जो हमारा शेषफल है वो या तो जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? जैसे हमने उदाहरण दिया था, 6 से मान लो 9 को काटना है, 6 कम 6 बच गया कितना? 3। 8 से काटना है 14 को, 8 दूना 16, नहीं कटेगा दो बार में। 8 एकम 7, बचेगा कितना? 6। 9 से काटना हो 18 को, 9 दूना 18, कट के कितना हो जाएगा? 0। 5 से काटना है 45 को, 5 9 45, कट के कितना बचेगा? 0। इस कंडीशन में देखो ध्यान से, हमेशा क्या हो रहा है, जो हमारी आर है, आर माने शेषफल, आर माने शेषफल, तो जो हमारा शेषफल है वो या तो 0 के बराबर हो सकता है। देखो या तो 0 हो जाएगा, अंक पूरा का पूरा क्या हो गई? कट गई। 9 से 18 दो बार में कट गया, शेष क्या बचा? 0 बचा। तो या तो हमारा जो शेषफल है वो या तो 0 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 0 से क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। हमेशा ध्यान देना, 0 से छोटा नहीं होगा। अब इसके बाद देखो, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है, जो हम भाजक माने हैं, भाजक क्या माने हैं? भाजक हम क्या माने इसमें? बी। भाजक क्या माने हैं? बी की वैल्यू क्या रहेगी? शेषफल से हमेशा बड़ी होगी। बी माने हमारा भाजक, भाजक माने जिस संख्या से काट रहे हैं। देखो 6 3 से बड़ा है कि नहीं है? 6 3 से बड़ा है कि नहीं है? देखो जो हमारा जिस संख्या से काट रहे हैं वो संख्या इस शेषफल वाली संख्या से हमेशा क्या होगी? अधिक होगी, कम नहीं होगी। तो वही उन्होंने एक थियरी दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यही सेम चीज है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य को उन्होंने ए माना है, भाजक को उन्होंने बी माना है, भागफल को उन्होंने क्यू माना है और शेषफल को उन्होंने आर माना है। यही हमारा यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। इसी के आधार पे हमें क्या क्या निकालने पड़ेंगे? HCF भी निकालना पड़ेगा। HCF निकालना जानते ही हो, जैसे सिंपली तुम लोग जानते हो कि 6 और 9 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF माने हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। अब देखो कई लोगों को महत्तम समापवर्तक का हिंदी नहीं पता होता है। महत्तम माने बड़ा, समापवर्तक को दो भाग में तोड़ोगे तो क्या होगा? सम धन अपवर्तक। क्या होगा? अपवर्तक का मतलब क्या होता है?
अभाज्य गुणनखंड। अपवर्तक माने अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर लो, या इसको कह दो कि वे संख्याएं, मतलब अभी अभी समझा रहे तो समझ में आ जाएगा। सम माने बराबर, अपवर्तक माने गुणनखंड। या किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या दिया है, जैसे मान लो 9 दिया है, तो ये किससे किससे कटेगा? 1 से, 3 से और खुद 9 से। 1 से हर संख्या कटती है, जानते हो ना। तो जिन जिन संख्याओं से ये संख्या कट रही है, ये इसके क्या कहलाएंगे? अपवर्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपवर्तक। अपवर्तक माने यानी वे लोग इस संख्या को पूरा पूरा क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे या काट देंगे। शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो उन्हीं संख्याओं को क्या बोला जाता है? अपवर्तक बोला जाता है। तो यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब कि ऐसा अपवर्तक जो दोनों में क्या हो? बराबर भी हो और क्या हो? सबसे बड़ा भी हो। अब इस चीज को समझना हो तो देखो, 6 को यहाँ लिख दो और 9 को यहाँ। 6 किससे किससे कटता है? 1 से, 2 से और 3 से। और ये भाई साहब 1 से, 3 से और 9 से। बड़ा बराबर अपवर्तक। बराबर माने जो दोनों में हो। देखो 1 भी है और 3 भी है, लेकिन इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है? बड़ा। इन दोनों में बड़ा कौन है? 3। इन दोनों में बड़ा कौन है? 3। अतः इनका मौसम क्या होगा? 3। महत्तम समापवर्तक का अर्थ समझ गए? याद करने की जरूरत नहीं है। महत्तम माने बड़ा, सम माने बराबर, अपवर्तक माने वही गुणनखंड, हमारे वही गुणनखंड। तो यानी वह बड़ा से बड़ा अपवर्तक जो दोनों को काटे, दोनों को पूरा पूरा क्या कर दे? विभाजित कर दे। वही क्या है हमारा? HCF है या महत्तम समापवर्तक है। 6 और 9 को कौन कौन काट रहा है? 1 भी काट रहा है और 3 भी काट रहा है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन? 3 है। अतः हमारा मौसम क्या होगा? 3। मौसम बराबर 3। ये तो ऐसे निकल गया। एक तरीका और भी है, जैसे 6 और 9 दिया है ना, इनमें से बड़ा कौन है? 9 को बीच में रखो और 6 से इसको भाग दो। 6 कम 6, बच गया कितना? 3 क्या आ गया? शेषफल आ गया। क्या आ गया? अब 3 से क्या करते हैं? फिर 6 को काटते हैं। 3 दूना। ये प्रक्रिया कब तक करते हैं? जब तक पूरा का पूरा विभाजित कट न जाए। और जिस संख्या से लास्ट में कटता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। देखो 3 इसमें भी आया और 3 उसमें भी आया। इन्होंने, यूक्लिड जी ने भी इसी तरीके से, मतलब इसी तरीकों को क्या किया था, वो थोड़ा सा अलग तरीके से बताए थे। कैसे बताए थे इसको? चलो तो देखो, संख्या दिया 18 और 396। ऐसे मामले करते हम लोग तो पहले 18 यहाँ लिख दो और 396 यहाँ। 18 दूना 36, बचा कितना? 3 और 6 उतर गया, 36 हो गया। 18 दूना 37, पूरा पूरा कट गया। यानी हमारा मौसम क्या हो गया? 18। मौसम क्या हो गया? 18। ये तो समझ में आ रहा है? हाँ। चलो अब इस हिसाब से हम A बराबर BQ और प्लस R, इस हिसाब से हम रखें तो A बराबर क्या है? A हमेशा B से बड़ी होती है, ध्यान देना। A क्या होती है? B से बड़ी होती है। इन दोनों में A किसको मानोगे? 396। और B हमारा क्या है? 18। अगर इस रूप में करना है तो क्या करोगे? पहले 18 से 396 को भाग कर दो। तो 18 कम, सॉरी 18 दूना 36, बचेगा कितना? 3 और फिर 36 हो गया। 18 दूना 36, बचा कितना? 0। यानी हमारा R कितना मिल गया? ये हमारा R है, ये हमारा Q है, और ये हमारा क्या है? B है, और ये हमारा क्या है? A है। अब ऐसे समझ में आ गया किसको Q माने किसको R माने हैं? समझ में आ गया? तो इस हिसाब से रखो। A बराबर हमारा क्या है? 396 और B बराबर 18, Q बराबर 22 और प्लस 0। तुरंत कट गया कि कट नहीं कट गया? तब तक काटना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। यहाँ पहले ही बार में 0 आ गया। अतः मौसम बराबर 18। जिस संख्या से कटा है उसी संख्या को मान लीजिए। आसान है कि नहीं है? चलो एक एग्जांपल दिया है। एक संख्या 4052 और एक संख्या 12576। देखो बड़ा कौन है? 12576। तो इसको हम क्या मानेंगे? A मानेंगे, और जो छोटा है उसको B। ध्यान देना हमेशा हमारा फार्मूला क्या है? A बराबर B इंटू Q और प्लस R है ना। इसको यहाँ मत लिखो, यहाँ लिख दो।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो ए बराबर क्या है 12,576 है ना। तो इस फार्मूले के हिसाब से इसको करना है। इससे पहले क्या करना होगा, इससे इसमें भाग देना होगा। क्या करना होगा, अब ध्यान, संख्या बड़ा हो गया, संख्या क्या है बड़ा हो गया, तो भाग देने में थोड़ी सी कठिनाई आती है ना। तो उस कठिनाई को सॉल्व करने के लिए पहले देखो यहाँ कितना अंक है 452 है पागल, कितना अंक है 4 अंक है। कितना अंक है 4 अंक और यहाँ कितना अंक है 5 गिनना भी नहीं आता का तुम लोगों को। गिने नहीं 5 यहाँ कितना अंक है और यहाँ कितना अंक है 5 है। तो यहाँ 4 है तो पहले 4 को मिलाओ। ये 4 अंक और ये 4 अंक क्या दोनों बराबर है आपस में? नहीं, कौन बड़ा है? हाई वाला बड़ा है। जिस संख्या से भाग देना होता है वो संख्या, जिस संख्या में भाग देना है उस संख्या से हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तभी तो भाग दे पाओगे। नहीं तो भाग देने के लिए क्या करना होगा, दशमलव पद्धति में जाना होगा, और हमें अभी दशमलव पद्धति में जाना ही नहीं है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो संख्या छोटी होना चाहिए किससे, जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है। तो देखो 4052 और 1257, पहले 4 अंक का देखते हैं। तो 4 अंक इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो इस 4 अंक को न लेके पूरा टोटल करो, तो टोटल कितना है 12,576। अब 4052 में कितनी बार में ये आएगा, तो उससे बेहतर है 52 को साइलेंट कर दो। अगर 52 की जगह 2 को 0 बढ़ा दो तो ये कितना हो जाएगा 4000। कितना हो जाएगा 4000 से देखो 12,000 कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में आ रहा है। 3 बार में आ रहा है ना, 4 3 12, लेकिन 52 भी तो है। अब 52 का 3 बार करोगे तो कितना होगा, चलो कर लेते हैं 3 बार में एक बार ट्राई करते हैं। तो 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 5 0 या 0, सॉरी 3 0 या 0, यानी यहाँ क्या बचेगा 1 और 3 चौको 12, यानी हमारा 3 बार में जाएगा। 4 बार में करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीधे 4056 इसमें बढ़ेगा ना 4052, और तो 3 बार में ही करो तो देखो कितना आ रहा है, ये 0 आएगा, ये कितना आएगा 2 आएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा। हाँ, ये क्या आएगा कट जाएगा। 400 कितना बचा 420। ये हमारा क्या बचा शेषफल बोले तो आर, और ये हमारा क्या बोलेगा भागफल बोले तो क्यू। तो अब देखो, अब फार्मूला भरो। ए बराबर, ए मतलब क्या है, ए हमारा क्या है 12,576 बराबर बी कितना है 4052 है कि नहीं है। यहाँ भी तो वही है। अब क्यू कितना है, क्यू माना है जो हमारा भागफल आया, भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 420। अब यहाँ देखो, यहाँ r इज नॉट इक्वल टू 0, और HCF कब मिलेगा, जब r का मान 0 आएगा तो। जब तक 0 नहीं होगा तब तक उसको क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ये अभी हमारा HCF नहीं मिला। तो फिर ये चरण पहला था, कौन सा था चरण पहले में हमने इन दोनों को क्या माना था, इसको A माना, इसको B माना। अब चरण दूसरा कब तक करना है, जब तक शेषफल का मान 0 न आ जाए। केवल अधूरा वाक्य कभी नहीं बोलना, केवल 0 ना आ जाए। कौन 0 ना आ जाए, शेषफल हमारा जब तक 0 ना हो जाए। अब चरण 2 में A बराबर क्या मान लो 4052 मान लोगे। हमेशा B को दूसरे चरण में A मान लिया जाता है, और जो शेषफल बचता है उसको B मान लिया जाता है। A बराबर इतना हो गया, B बराबर जो शेषफल बचा था 420। अब इस चरण को करो तो A 4052 इज इक्वल टू B कितना है 420 गुणे Q नहीं पता है, अब Q को पता करो। तो 420 से क्या करो, अब फिर किस में भाग दोगे 4052। तो 420 और 405 ऑलरेडी कम है, ये पूरा 4052 लो तो 4 में 40, 10 बार में तो जाएगा नहीं। 9 बार में 9 दूना 18, 9 बार में गेस करो, 9 0 या 0, 9 दूना 18 के 8, और 9 चौको 36, 36 1 37, ये बचेगा 2, 15 में 60 गया 7, ये 9 9 में 7 गया 2, और ये भाई साहब क्या हो गया कट गया। भागफल यानी क्यू क्या आया
नौ क्यू क्यू कितना नौ। आया? 9 इसी को ना क्यू मानते हो और इसको क्या मानते हो? 8 आर तो फार्मूला हमारा क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए बराबर बी आई इंटू क्यू, क्यू माने 9 और प्लस आर हमारा कितना आया है? 200। 272 अभी यहाँ क्या है? नॉट इक्वल टू आर क्या है? 0 के बराबर नहीं है। अब इसी चरण को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। अब इस वाले चरण में ए किसको मानेंगे? 420 को। चरण 3 में क्या करेंगे? 420 ए बराबर क्या मानेंगे? 420 और बी बराबर जो शेषफल बचा है 272 ऐसे ही कब तक मानते जाएंगे? जब तक 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अतः इसको कर लोगे तुम लोग? हाँ चलो चलो प्रश्नावली में फर्स्ट ए का दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्व संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। मतलब दो धनात्मक पूर्णांक दिया है तो उसमें क्यू और आर अद्वितीय कहा है? अद्वितीय माने क्यू और आर बदल नहीं सकते। जैसे 6 से अगर 9 में भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 9 में 6 से 9 में भाग कर रहे हैं तो 6 कम 6 बचा कितना? 3। ये क्या है? क्यू है और ये आर है। तो कह रहा है कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक दिए हों, दो धनात्मक पूर्णांकों के रहने पर क्यू और आर दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं मिलेंगी। क्या होंगी? या मिलेंगी या विद्यमान है कि इनका जो एक रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। जबकि आर किसको संतुष्ट करता है? जबकि आर निम्न को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करना माने बता रहे हैं, कर रहा है आर निम्न को संतुष्ट करता है। यानी हम लोग पढ़े थे जो आर है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 के बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा भाग देने वाला संख्या है, यानी जो हमारा क्या है? बी है, बी से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो देखो 6 से 3 छोटा है कि नहीं है? हाँ। तो जबकि आर निम्न को संतुष्ट करता है तो किसको संतुष्ट करता है? इसी रूल को संतुष्ट करता है, इसी नियम को संतुष्ट करता है। क्या संतुष्ट करता है? इसको अपने भाषा में भी लिख सकते हो कि जो आर का मान है वो या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। और साथ ही साथ ये भी नियम है कि जो हमारा आर है यानी हमारा जो शेषफल है वो हमारे दिए गए भाजक से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा होगा। जो हमारा शेषफल है वो हमारे भाजक वाली संख्या से क्या हो गया? हमें छोटा होगा, छोटी होगी ना। अतः हमारे पहले का उत्तर क्या है? अगर ये दिया हुआ है इसमें तो हम उसी को देखो, सी वाला हमारा दिया हुआ है। क्या दिया है? सी। अतः हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। 65 और 117 को, ठीक है, 65m और माइनस 117 के रूप में, ठीक है, में व्यक्त किया जाए। क्या किया जाए? व्यक्त किया जाए। माने इस रूप में अगर लिखा जाए तो यम का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ठीक है। देखो हमारा सवाल दिया है 65 और 117 के HCF को, यानी 65 और 117 का जो मौसा आएगा, मौसा हमारा कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। ठीक है। सवाल में देख लो कि 65 और 117 के एचसीएफ को अगर 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान क्या होगा? तो पहले तो लिखो आंसर में 65 और 117 का HCF बराबर, तो HCF कितना निकला है? 13। और क्या कह रहा है सवाल में कि 65m माइनस 117 को HCF के रूप में लिखने पर, तो लिखो और 65m माइनस 117 को HCF के रूप में या बराबर करने पर, उसी के रूप में ना,
करने पर। तो इतना बराबर 13 लिख दो, ठीक है। अतः 65 m माइनस 117 बराबर कितना 13। तेरह। अब चूंकि इसमें अचर पद कितने हैं, ज्यादा है। अचर माने जो बदलते ना हो, जो अंक हाँ। में हो। अचर पद कितना है, 1 है। एक। तो चर पद के साथ जिन संख्याओं का गुणा है उसको बराबर के इस पक्ष में छोड़ के बाकी जितनी बचे उनको बराबर के उधर भेज दो। तो अगर इसको केवल 65 हम रहने दो और बराबर के इसको उधर भेज दो, तो 13 था और ये इधर माइनस में था, उधर जाएगा तो क्या हो प्लस। जाएगा, प्लस में 117। 13 में 117 जोड़ो तो कितना होगा 130। 130। अतः 65 हम बराबर 130। 130। अब केवल यम का मान निकालना है यहाँ से, तो क्या करोगे, यम बराबर कितना होगा। अतः 65 का इस वाले पद में क्या था, गुणा था इस पक्ष में, लेकिन जब इसको दूसरे पक्ष में भेजा जाएगा तो क्या होता है, अगर इधर गुणा है तो उधर क्या करता है, भाग कर देता है। तो 130 बटा 65। और ध्यान देना 65 से 130 कितनी बार में दो। कटता है, 2 बार में। अतः यम बराबर कितना आ गया, 2। यम बराबर 2। अतः हमारा आंसर क्या है, एम बराबर 2। देखो आसान है कि नहीं है। 2 बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात। संख्या ज्ञात करना है जिससे क्या कर रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या क्या है, 5 और 8 आए, 5 और 8 आए, वह संख्या है। वह संख्या कौन है। तो देखो ऐसे सवालों में क्या किया जाता है, वीडियो बनाता रहो। तो देखो सवाल है, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, मतलब वो संख्या जिससे 70 और 125 को अगर भाग दिया जाए, तो अगर 70 में भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचे, 5 बचे, और 125 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या है, 8 है। तो वह संख्या क्या है। वह संख्या निकालने से पहले अगर इस तरह के सवाल होते हैं तो उनका हल कैसे लिखा जाता है, इसका नियम ये है कि जिनमें जिनमें भाग करने पे जो जो शेषफल आ रहे हैं पहले उनको उस संख्या में से घटा दो। तो अगर उस संख्या बड़ी से बड़ी संख्या में 70 से अगर भाग किया जा रहा है तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अतः वो संख्या क्या होगी हमारी, पहली संख्या मानो 65 और दूसरी क्या है 125 से, अगर उस संख्या से 125 में भाग दे रहे हैं तो 8 शेषफल आ रहा है। अतः पहले ही घटा लो, क्या करोगे, पहले ही घटा लो। 125 में से 8 घटाओ तो कितना बचेगा, 117। 117 मिला। अब 65 और 117 का क्या निकालने पे, HCF। जब भी बड़ी से बड़ी पूछे किसी भी चीज में, वो बड़े से बड़ा चीज बताओ या बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो उसका मतलब क्या निकालना है, HCF निकालना है। लेकिन कहे वह छोटी से छोटी संख्या था, LCM क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो देखो 65 और 117 का HCF निकालो, तो यहाँ 65 लिख दो और यहाँ 117, 65 है कम, बचा कितना 52, बचा कितना 13, बचा कितना, बचा कितना 0 अतः 65 और 117 का HCF कितना आ गया 13। अतः 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 70 और 125 को काटने पर क्या आएगा, क्रमशः 5 और 8 शेष आएंगे। नहीं यकीन है तो काट के देखो, 13 से 70 को काटो, 13 बचे,
65 हाँ बचेगा कितना? 5 13 से 125 को तो 13 नवा 117 125 में से 117 को घटाओगे तो बचेगा कितना? 8 अतः वह अभिष्ट संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 13 है। समझ में आया? हम्म, कभी भी ऐसा सवाल दिया हो कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे किसी और संख्या में भाग देने पर क्रमशः शेषफल ये और ये आए, ऐसे सवाल बहुत पूछते हैं, एग्जाम में भी तुम्हारे पूछे। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे तुरंत पहले क्या करना है? इस संख्या में से जो शेष बच रहा है, क्रमशः जो पूछ रहा है कि ये 5 शेष बच रहा है, उस संख्या में से पहले 5 घटा दो, फिर दूसरी संख्या में से जितना शेष बच रहा है उसको घटा दो, तुरंत घटा दिए। अब हमारी जो दो नई संख्याएं मिल गई, जैसे 65 और 117, 65 और 117 का HCF निकालना इस तरीके से। और जो हमारा HCF निकल रहा है वही हमारा क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या वही हमारा बड़ी बड़ी से बड़ी संख्या है। चलो देखो हमारा चौथा जो सवाल है, क्या चौथा सवाल, उसमें कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक का है तो समपूर्णांक क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है, या 4 या 6 या 8, यानी 2 से कटने वाली सभी संख्याएं हो सकती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का तुलना किया जाए तो माना, हल में लिखो, धनात्मक समपूर्णांक कर रहा है ना, तो माना a बराबर q और b बराबर 2, पहले ही मान लो b बराबर 2। अगर b बराबर 2 मान लिए तब r बराबर क्या होगा? या तो 0 या तो 1 तो लिखो या r बराबर 0 या r बराबर 1। अब लिखो r बराबर 0 लेने पर तब क्या होगा? q इज इक्वल टू b को 2 माने, r बराबर 0 लेने पर a बराबर बी क्यू प्लस r के अनुसार। ठीक है, अब इस हिसाब से करो इसको, तो r बराबर हमने क्या माना है? 0 माना है, और b बराबर क्या है? 2 है, और a बराबर q है। तो माना जो q है हमारा, इसको q ना मान के हम क्या मान ले? p मान ले। क्या मान ले? p मान ले। तो a बराबर क्या है? q है, q इज इक्वल टू b में हमारा क्या है? 2 है, 2 गुणे q को अगर यहाँ पे मान लो q इज इक्वल टू p, माना यहाँ लिख देना चाहिए, क्या माना? q इज इक्वल टू p, तो 2p और प्लस 0, और तो q बराबर हमारा क्या निकला? 2p। क्या निकला? 2p। लेकिन अगर r बराबर 1 मान ले रहे हैं, r बराबर 1, तो सोचो जिसमें अगर शेषफल 1 बच गया वो सम संख्या हो सकती है? सम संख्या रहेगी तो शेषफल क्या बचेगा? 0। सम संख्या रहेगी तो क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि इसमें दे रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप में हो सकता है? तो यानी हमारा शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। अतः इस कंडीशन में हमारा q बराबर क्या निकलेगा? 2p। अतः इसमें हमारा जो सी वाला ऑप्शन दिया है, कौन सा? सी, ये हमारा क्या है? सही आंसर है। हो गया। दूसरा हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, जिसमें से पहला दिया हुआ है 135 और 225। अब इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। इससे पहले हम इस विधि में पहले इनका HCF निकालते हैं, जो हम पुराना जानते हैं। बड़ी संख्या क्या है? 225, छोटी क्या है? 135 से 225 में भाग करो, 13 दूना 26, ज्यादा हो जाएगा, एक के बार में करो, 5 से कम 135 से आएगा, 0 12 में से 3 गया 9, और ये कट जाएंगे। अब 90 से किस में भाग दोगे? 135 में, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जा रहा है एक बार में, 90, 5 और 4, और फिर 45 से किस में भाग दोगे? तो 45 दूना 90, कट गया। तो चलो इन दोनों में तो हल में लिखो, a बराबर क्या है? हमेशा बड़ी संख्या को ये मानते हैं, और b बराबर 135। तो लिखेंगे यूक्लिड
के नियमानुसार ये बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, आर होता है ना। अतः ये हमारा क्या है 225 बराबर बी हमारा क्या है 135। तब क्यू क्या है, जब 135 बी है तो क्यू हमारा क्या निकला है एक, क्या प्लस शेषफल हमारा क्या निकला है 90। अब यहाँ लिखोगे चूंकि 90 इज नॉट इक्वल टू 0, किस हिसाब से आर इज नॉट इक्वल टू 0 से, नहीं है ना। तो ये हमारा कौन सा था चरण फर्स्ट। अब चरण सेकंड। सेकंड। तो अब इसमें ए बराबर क्या मानोगे, तो जो हमारा बी रहता है उसको इसमें क्या माना जाता है ए माना जाता है, सॉरी हाँ जो हमारा बी रहता है देखो इस, अगर इस भाग को देखा जाए तो इसमें हमारा ए क्या है 135 और बी क्या है 90, यानी ऊपर वाले का जो शेषफल बचा है उसको बी मान लिए और जिसको हमने बी माना हुआ था उसको क्या मान लेंगे। हमेशा हर चरण में क्या होता जाएगा बी ए बनता जाएगा और जो शेषफल होगा वो हमारा बी बनता जाएगा। तो ए बराबर 135 और बी बराबर 90। इस हिसाब से करो पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में करोगे तो क्या होगा, बस करो। तो ए बराबर क्या है 135 बराबर बी 90 और 90 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना आया है 45। पुनः 90 इज नॉट 90 का 45 इज नॉट इक्वल टू 0। अतः फिर अब चरण तीसरा करो, कौन सा चरण 3, और चरण 3 में हमारा क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, तो जो बी है वो हमारा ए बन जाएगा और बी हमारा क्या बन जाएगा, जो शेषफल बचा था, शेषफल कितना बचा था 45। अतः ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, तो इस रूप में करो तो ए बराबर हमारा क्या है 90, बी बराबर 45, क्यू हमारा 2 और प्लस शेषफल हमारा 0। अब चूंकि लिखोगे यहाँ आर इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया था, HCF बराबर, तो जो हमारा बी है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। यानी इसमें का जितना भी सवाल आएगा 3 गो सवाल है, तीनों कर लोगे।